क्लास में नोट्स का स्क्रीन जा रहा है आप लोग के पास अब? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा से लेकर जहां कल समाप्त हुआ था। कंप्यूटर की परिभाषा देख रहे हैं आप, यहाँ डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, और एक उसकी छोटी सी परिभाषा। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में देख रहे हैं आप। देखिए पहली चीज तो जान लें कि कंप्यूटर अपने आप में एक पूरा शब्द है, तो इसकी फुल फॉर्म नहीं होगी। जरूरत के हिसाब से, इसके कार्य के हिसाब से, इसकी विशेषताओं के आधार पे लोग इसका अलग अलग फुल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कल के नोट्स में जो आप लोग देखे थे, कल के नोट्स में मेरा कंप्यूटर का फुल फॉर्म कुछ दूसरा था, आज के नोट्स में कंप्यूटर का फुल फॉर्म कुछ दूसरा है, और आप तरह तरह की किताबों में अलग अलग से इसके फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर particularly, U फॉर used to, T फॉर trade, and E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। परिभाषा के रूप में दिया गया है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अपनी मेमोरी में मौजूद निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। कल यही बात पे हम आप चर्चा कर रहे थे कि जब कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है तो यह कोई भी निर्णय लेता कैसे है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर की परिचय में कल आप लोग एक शब्द यह भी पढ़े थे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, तीन चीज को मिलाकर। बार बार वॉइस सेंड ना करें श्रेया सिंह। चलिए तो अनम्यूट रहें, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आवाज दें अपना, या कहीं भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछें बीच में। आगे की कड़ी में कंप्यूटर की, यह लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। देखिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह ग्रीक वर्ड है। लैटिन भाषा का एक वर्ड है कंप्यूट, COMPUT, कंप्यूट, जिसका अर्थ कोई बता सकता है? श्रेया सिंह आप अपने आप को म्यूट करें, आपकी आवाज आ रही है। कंप्यूट शब्द जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, और इसी कंप्यूट शब्द से बना आपका कंप्यूटर, जिसका हिंदी अर्थ होता है संगणक। कंप्यूटर की उत्पत्ति या कंप्यूटर को बनाया ही गया था गणना करने के लिए, और तब से लेकर आज तक कंप्यूटर में तमाम तरीके की अपडेट लाकर आज इस योग्य कंप्यूटर को बना दिया गया है कि ऐसी कोई चीज नहीं बची, ऐसी कोई कार्य नहीं बचे हैं जहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा है। कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में अगर समझ आ चुका है, चलिए आगे कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में देखते हैं जो आप कल देखे थे। पहली विशेषता है इसकी स्पीड, यानी कंप्यूटर के पास तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता होती है। इसकी दूसरी विशेषता है मेमोरी, यानी स्मृति, संग्रहण करने की क्षमता, अत्यधिक भंडारण करने की क्षमता। कोई भी डाटा हो हम लॉन्ग टाइम के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तीसरी एक्यूरेसी, यानी शुद्धता, कोई भी काम आप करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है, जो उसका कैलकुलेशन आता है, वह पूरी तरीके से सही होता है। वर्साटाइल भी देखे थे, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता, और डिसीजन मेकिंग पावर, यानी निर्णय लेने की क्षमता जो देखे थे, बड़े पैमाने पर तुलना करने की क्षमता। नीचे की हेडिंग में लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर है, यानी उसकी जो सीमाएं होती हैं।
एक सीमा कलम आप देखे थे, नो आईक्यू यानी बुद्धिहीन होता है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। दूसरा, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप लोग परिभाषा ही पढ़ते हैं, पहली परिभाषा की पहली ही लाइन होती है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर विद्युत के अभाव से कोई कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाए तो इसके पास जो भी स्टोर करने की क्षमता है, जो भी संग्रह करने की क्षमता है, जो भी निर्णय लेने की क्षमता है, जो भी इसकी स्पीड है, सारी विशेषताएं इसकी खत्म हो जाती है। अगर कंप्यूटर में लाइट न दी जाए तो यह कोई काम में नहीं आता। तीसरी सीमा है इसकी, इफेक्टेड फ्रॉम वायरस, जो भी फाइल हम रखते हैं वह फाइल, वायरस एक खतरनाक सॉफ्टवेयर है जिसके प्रभाव से वह फाइल हमारी करप्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हम आप देखते हैं कभी कभी अपने फोन में या कंप्यूटर में ऐसा सुनने में आता है या देखने में मिलता है, कोई फाइल आप रखते हैं और फाइल को ओपन नहीं होता। ओपन ना होने का कारण क्या होता है? आप लोग कहते हैं ना फोन में वायरस आ गया है या कंप्यूटर में वायरस आ गया है, कंप्यूटर हमारा हैंग कर रहा है या नहीं चल रहे, फाइल नहीं खुल रही है भाई। तो कंप्यूटर के अंदर यह एक सीमा होती है कि इसकी जो फाइल होती है यह वायरस की चपेट में आने से खराब हो जाती है। इन सभी सुरक्षाओं को लेकर कंप्यूटर बुद्धिहीन है, इसीलिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं ताकि यह कोई भी निर्णय ले सके। कंप्यूटर विद्युत पर डिपेंड होता है, इसलिए इसे निरंतर बिजली सप्लाई देने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के फाइल वायरस के प्रभाव से खराब न हो, इसीलिए इसके अंदर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला जाता है। यहां तक की बात समझ आइए। जो भी ज्वाइन हुए हैं एक बार, चलिए कोई सवाल यहां तक? चलिए कल का ही क्लास आपका था। आते हैं आज कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कुछ जनरेशन के बारे में चर्चा करते हैं आज कंप्यूटर के। देखिए कंप्यूटर की पहली चीज तो जान लीजिए कि जनरेशन है क्या। जनरेशन होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके फैमिली की जनरेशन होती है, दादा है, दादा के बाद पिताजी होंगे, पिताजी के बाद आप लोग होंगे, इस तरीके से कुछ ना कुछ पीढ़ियां बदलती रहती हैं। मोबाइल फोन में आप लोग देखे होंगे, मोबाइल फोन की जो जनरेशन हुई, जैसे पहले जब टेलीफोन हुआ करता था, उसके बाद एक नॉर्मल कीपैड फोन आया। कीपैड फोन आने के बाद से आज तक की दूरी, आज आप एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। जो जो फोन में अपडेटेड हुआ, कहीं ना कहीं कीपैड फोन था, सिंगल सिम लगता था, सिर्फ और सिर्फ फोन का काम होता था। उसके बाद डबल सिम का फोन आया, म्यूजिक के तौर पे म्यूजिक डाला गया MP3 में, और कुछ अपडेट किया गया, वीडियो कॉलिंग, आज देख रहे हैं कितनी सारी अपडेटेड हो चुके हैं फोन में। जिस काम के लिए फोन की उत्पत्ति की गई थी, जिस काम के लिए फोन बनाया गया था, हमें लगता है शायद फोन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग फैकल्टी के लिए हुआ था। और कॉलिंग फैकल्टी से लेकर आज के जो फोन से हम जो भी उपयोग कर पा रहे हैं, जैसे आप वर्तमान समय में जो उपयोग कर रहे हैं टीचिंग लाइन में, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्या शुरुआत में जब फोन लॉन्च हुआ था तो क्या यह कल्पना की गई थी? नहीं। ऐसी ही कुछ न कुछ चीजें अपडेट होती चली गई। और आजकल की जो कंप्यूटर्स हैं, पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए बनाए गए थे, उसमें जैसे जैसे धीरे धीरे बदलाव हुआ और कंप्यूटर को आज आप इस हालात में देख रहे हैं। कंप्यूटर के कुछ बदलाव को देख लें तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो माना जाता है वह 1940 से 1956 के बीच माना जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको एक क्वेश्चन यह नहीं बनेंगे कि जो जनरेशन का ईयर है, जनरेशन के सन को लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अलग अलग किताबों में आप जनरेशन की अलग अलग ईयर्स को पढ़ेंगे। हम बात करें, अगर अरिहंत की बात करते हैं तो अरिहंत में 1944 से 1955 दिया हुआ है।
लूसेंट में 52 से 56 दिया हुआ है। एक प्रभात बुक है जिसमें 46 से 56 दिया हुआ है। तो सन को लेकर कंफ्यूज ना हो, सन सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट के लिए होता है, मेजरमेंट के लिए रखा गया है कि हाँ लगभग लगभग इस सन से लेकर इस सन के बीच जो भी चीजें अपडेट हुई हैं वह हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में रखते हैं। फॉलो हम क्या करेंगे, 1940 से 1956 के बीच इसलिए मानते हैं कि जितने भी राइटर्स अभी तक अपना फीडबैक दिए हैं या आप अभी तक जो भी बुक में आई हुई है वह 1940 से 1956 के बीच की ही सन है। तो हम नॉर्मली हम मानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वह 1940 से 1956 के बीच के हैं। अब इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ करता था। देखिए, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए अगर हम कंप्यूटर की स्ट्रक्चर की बात करें, कंप्यूटर की संरचना की बात करें, तो कंप्यूटर की संरचना के लिए 5 चीजों का होना आवश्यक होता है। एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, सीपीयू होगी, डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी होंगे और सॉफ्टवेयर होंगे। इसमें से सीपीयू, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी यह आपके हार्डवेयर होंगे और सभी के लिए एक सॉफ्टवेयर होगा। यह 5 चीज से मिलकर आपका एक कंप्यूटर पूरी तरीके से कंप्यूटर बनती है, कंप्यूटर की संरचना होती है। अब पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें सीपीयू के तौर पे वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी लगी हुई करती थी। आप लोग किताबों में देखेंगे पहले के कंप्यूटर, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर जो हुआ करते थे वह एक सामान्य कमरे के बराबर हुआ करते थे, आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। आजकल के कंप्यूटर आप देख रहे हैं बैग में डाल के लैपटॉप लेके चल दे रहे हैं, या एक छोटे से कमरे के भीतर कम से कम 50 कंप्यूटर लगा के रखे हैं आप। लेकिन हम पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की साइज बहुत बड़ी हुआ करती थी, लगभग एक सामान्य कमरे के आकार की हुआ करती थी। और सामान्य कमरे के आकार में होने का कारण यह था कि उसकी जो सीपीयू होती थी वह वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी होती थी, बड़े बड़े ट्यूब लगी हुए करते थे। आज के कंप्यूटर की हम अगर आप आगे बात करेंगे तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग हुआ है जिसकी साइज लगभग 1 बाई 1 इंच है। दूसरी चीजें, अब कल आप लोग पढ़े थे कि कंप्यूटर हमारी आपकी भाषा तो समझती नहीं है। कंप्यूटर को समझने के लिए भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा होती है। तो जो कंप्यूटर की भाषा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करती थी वह होती थी मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा, यानी वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ करता था। मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1। हालांकि आजकल के कंप्यूटर भी सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा ही समझते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो यह भाषा भी मशीन की ही समझेगी। हम आप जो बोल रहे हैं, हम आप जो लिख रहे हैं, हम आप जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह सारी भाषा कंप्यूटर समझती नहीं है। कंप्यूटर को समझने के लिए मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है, 0 और 1 के रूप में कोडिंग करनी पड़ती है। और कल यार देखे थे आप लोग, एक इमेज दिखा गया था, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट के बीच में एक इनकोडर लगा था और एक डिकोडर लगा था। याद है या उस इमेज को भी दिखाई जाए? चलिए ठीक है। तो वह जो इनकोडर हुआ करता था, वह इनकोडर का काम होता है कि जब भी हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा एंट्री करते हैं तो हमारी आपकी जो लैंग्वेज है, जैसे हम कीबोर्ड से ABCD जो भी दबाते हैं, जो भी लिखते हैं, यह हमारी आपकी भाषा है, हम आप समझते हैं A क्या है, B क्या है, C क्या है। लेकिन कंप्यूटर इन सभी भाषाओं को नहीं समझता। हाँ, कंप्यूटर को कन्वर्ट करने, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए लगे होते हैं इनकोडर। अभी आगे इनकोडर के बारे में भी पढ़ेंगे हम डिटेल्स,
कि कौन कौन सी लैंग्वेज होती है और कौन सी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मेमोरी के तौर पे लगा हुआ करता था मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड। कुछ प्रमुख कंप्यूटर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे एनियाक, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक, टू IBM 701, IBM 650। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उठते हैं वह यह उठते हैं कि कंप्यूटर्स के नाम पे चर्चा होती है, या इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा उठती है। हमारी आवाज आ रही है आपके सामने? चलिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, इसके बाद हम सेकंड पीढ़ी में चले। प्रथम पीढ़ी में कोई किसी को डाउट है? चले सेकंड पीढ़ी पे चले। सेकंड जनरेशन आपके सामने आया स्क्रीन पे। देखिए, सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो 1956 से 1963 इसके सन माने जाते हैं। और देखिए, इसमें क्या क्या अपडेटेड हुआ, क्या क्या चीजें चेंजिंग हुई। याद रखिएगा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में CPU के तौर पे लगा हुआ था वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी, और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में CPU के तौर पर प्रयोग हुआ है ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी। लगभग यहाँ जुड़े सभी बच्चे, सभी लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, और फिजिक्स में आप बखूबी तरीके से देखे होंगे वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, और IC क्या होते हैं। बताएं गरिमा सिंह, ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बताएंगे? कोई और जो ज्वाइन हुआ है ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बताएगा? श्रेया सिंह, श्रेया सिंह तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, म्यूट हो जाइए आप लोग, हम बताते हैं। सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में CPU के तौर पे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था। ट्रांजिस्टर जिसकी खोज विलियम शॉकली द्वारा 1956 में हुई थी। याद रखिएगा, कभी कभी कंप्यूटर GK के क्वेश्चंस में, जैसे NTPC की अगर हम बात कर लें या रेलवे ग्रुप डी की, तो उसमें क्वेश्चंस आपको पूछ लेता है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किसने किया था। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग विलियम शॉकली द्वारा 1956 में किया गया था। उसके बाद आती है लैंग्वेज का प्रयोग। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर भाषा के तौर पे असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था।
आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर रहे हैं भैया? चले, अब तो नहीं आ रही आवाज? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में भाषा के तौर पे आप देख रहे हैं असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ था, जबकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यही भाषा बाइनरी हुआ करती थी, यानी मशीनी हुआ करती थी। अब देखिए असेंबली भाषा है क्या, एक असेंबली भाषा पर संक्षिप्त परिचय लेते चले हम। असेंबली भाषा क्या होता है, एक प्रकार के कोड होते हैं जहाँ बाइनरी सीधे सीधे हमें लिखना या पढ़ना होता था तो 0 और 1 के रूप में होता था। वही असेंबली भाषा का प्रयोग करके सेकेंड जनरेशन में क्यों किया गया असेंबली भाषा का प्रयोग? जब कंप्यूटर जब लॉन्चिंग हुआ, पहली पीढ़ी जब आई कंप्यूटर, उसमें हुआ क्या, उसमें भाषा थी मशीनी, और मशीनी भाषा 0 और 1 के रूप में कोडिंग करने के लिए एक बड़े बड़े साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती थी, बड़े बड़े कोडर की जरूरत पड़ती थी, यानी मशीन के आर्किटेक्चर को समझने की जरूरत पड़ती थी। हर कोई, जैसे आज हर इंसान कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाता है, कंप्यूटर को चला पाता है, इतना आसान नहीं हुआ करता था कंप्यूटर को चला पाना। उसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि उसमें भाषा के तौर पे मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ था। उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ बिजनेसमैन का यह सुझाव आया या मतलब फीडबैक आया कि क्यों ना इसको कुछ ऐसा किया जाए कि इसमें काम करना थोड़ा सा आसान किया जाए। तो वैज्ञानिकों और व्यापारियों के कहने पर इसमें भाषा के तौर पे असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। और उस समय असेंबली भाषा के तौर पे 2 लैंग्वेज हुआ करती थी, एक कोबोल और एक फोर्ट्रान। यह दोनों ही कंप्यूटर की भाषा है। आगे की चैप्टर से हम पूरे लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, एक एक लैंग्वेज के बारे में कि किस लैंग्वेज का काम क्या है। नॉर्मली संक्षिप्त यह देखते चले कि कोबोल, जिसका काम जो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो व्यापारियों के लिए प्रयोग किया गया था, बिजनेस के लिए प्रयोग किया गया था। और फोर्ट्रान, जिसका पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेटर है, जो गणितज्ञों के लिए क्या किया था। जैसे आज भी आप लोग देखते हैं कि पाई की वैल्यू निकालना है, सिग्मा देना है, कई सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस और उसके हैं, उसके वैल्यू को निकालने के लिए, कैलकुलेशन को करने के लिए फोर्ट्रान लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। यह असेंबली भाषा के अंतर्गत सेकेंड जनरेशन में ही लॉन्चिंग हो गया था। मेमोरी के तौर पे इसमें भी मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। गरिमा सिंह या जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं वह मैग्नेटिक टेप के बारे में जानते हैं? हम करें वैक्यूम ट्यूब भैया, वैक्यूम ट्यूब वो सीपीयू के तौर पे किया गया था, और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग मेमोरी के तौर पे बात चल रही है। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था मेमोरी के तौर पे सेकेंड जनरेशन में। मैग्नेटिक टेप है क्या? आप लोग मैग्नेटिक टेप देखे हैं? हाँ, पहले जो कैमरा आप लोग फोटो खींचा जाता था तो देखते थे उसमें एक रील लगा हुआ करती थी, या एक कैसेट आया करता था पहले, जो ट्रांजिस्टर प्रयोग किया करता था, मतलब बाजे में, उसमें रील उनकी कैसेट लगा हुआ करती थी। वह टेक्नोलॉजी है मैग्नेटिक टेप की टेक्नोलॉजी। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में उसका प्रयोग किया गया था। देखिए इसमें भी कुछ प्रमुख कंप्यूटर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे IBM 1602, IBM 7094, CDS 3600, RCA 501 और यूनिवैक 1107। नोट में आप लोग को एक पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर की खोज विलियम शॉकली ने सन 1947 में किया था। याद रखिएगा, यहाँ आप लोग एक कंफ्यूज होंगे। सेकेंड जनरेशन का प्रयोग 1956 से स्टार्ट हुई थी, और सेकेंड जनरेशन में प्रयोग होने वाला टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर, जिसकी खोज 1946 में ही हो गई थी विलियम शॉकली द्वारा।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से तीसरी जनरेशन की अगर हम बात करें, तीसरी पीढ़ी की बात करें अगर हम, तो यहाँ सीपीयू के तौर पे आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। आईसी जिसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। और आगे की तीसरी, चौथी और वर्तमान पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में भी आईसी की ही प्रयोग होती चली गई है। यह आप लोग याद रखिएगा। पांचों पीढ़ी के कंप्यूटर्स की अगर हम सीपीयू की बात करें एक लाइन में, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर, तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन उसमें भी कुछ अपडेटेड थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो आईसी लगा था वह एसएसआई टेक्नोलॉजी पर काम करता था। एसएसआई टेक्नोलॉजी जिसका पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ है तक? थर्ड जनरेशन जिसकी शुरुआत 1964 टू 1971 सीपीयू के तौर पे आईसी के एसएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। और नीचे नोट में लिखा आपको मिल रहा है आईसी जिसकी खोज जैक कीवली द्वारा 1958 में किया गया था। में देखिए लैंग्वेज के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। मेमोरी के तौर पे मैग्नेटिक डिस्क आया। कुछ प्रमुख कंप्यूटर्स के नाम अगर देखें तो IBM 360, IBM 370, ICI 1900, CDC 3000 से 3600, यूनिवैक 9000। या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कुछ प्रमुख कंप्यूटर उदाहरण हैं। चौथी पीढ़ी की बात करें तो चौथी पीढ़ी में जैसा कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि सीपीयू के तौर पे आईसी टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग होगा, आईसी का ही प्रयोग होगा, लेकिन उसके टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अपडेट होगा। यह होगा VLSI, यानी जहां तीसरी पीढ़ी में आप देखे थे SSI था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था, वहां VLSI हो गया यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके कार्य करने की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि सारी प्रोसेसिंग, सारे कार्य सीपीयू के माध्यम से ही होती है। सीपीयू की टेक्नोलॉजी जितना अपडेटेड रहेगी उतना ही वर्कआउट होगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आईसी की जो टेक्नोलॉजी अपडेट की गई वह था VLSI। याद रखिएगा, क्वेश्चंस में कभी कभी यह भी पूछे जाते हैं कि तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आईसी के कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। आगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। देखिए यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेज आ रहा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? अब देखिए थे कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या था? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। हार्डवेयर जो छू सकते हैं, जो देख सकते हैं, जैसे दुबारी या अंदर के जो भी पार्ट हैं, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, जो भी चीजें हैं, मेमोरी। सॉफ्टवेयर क्या हुआ करता था? जो ऐसे भाग जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस होता है, सिर्फ एक फीलिंग होती है। जैसे आपके सामने वर्तमान समय में सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, आपका टीचमेंट ऐप। आप इस ऐप को छू नहीं सकते, लेकिन हाँ आपकी ऑनलाइन क्लास को ऑपरेट करने के लिए आपके फोन के अंदर यह सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से आप अपना ऑनलाइन क्लास ऑपरेट कर पा रहे हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं और उसी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है प्रोग्राम। आप लोग सुने होंगे नॉर्मली भाषा में कभी कभी होता है क्या, ऐसा कीजिए कि आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए या इस
चलिए अब जा रही है। चलिए चौथी पीढ़ी स्क्रीन जा रही है सभी के पास। हाँ, तो हम बता रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम होता है प्रोग्राम, और वह सॉफ्टवेयर या वह प्रोग्राम जिस भी भाषा में लिखी जाती है उसी भाषा का नाम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस भाषा का प्रयोग करके जो भी यूजर लिखता है, यानी जो भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर को बनाता है, उसी व्यक्ति का नाम होता है प्रोग्रामर। जैसा कि कल मैंने बताया भी था कि आगे की लाइन में दो वर्ड आएंगे, प्रोग्रामर और यूजर। दोनों में अंतर आपका स्पष्ट होना चाहिए, दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। प्रोग्रामर हुआ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके सॉफ्टवेयर को बनाए, प्रोग्राम को बनाए, और यूजर हुआ जो ह्यूमन लैंग्वेज का प्रयोग करके किसी भी प्रोग्राम को ऑपरेट करे, प्रोग्राम को चलाए। आईसी बनी किसकी होती है? तो यह बनी होती है सिलिकॉन चिप की। मेमोरी के तौर पे इसमें मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। और पांचवी पीढ़ी की अगर हम बात करें, फिफ्थ जनरेशन आपकी कंप्यूटर की, तो 1989 टू टिल नाउ, वर्तमान समय तक की जो कंप्यूटर चल रही है इसे हम आप पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स मानते हैं। इसमें आईसी का प्रयोग किया गया सीपीयू के तौर पे, लेकिन आईसी की टेक्नोलॉजी को यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जहां तीसरी पीढ़ी में आईसी के एसएसआई टेक्नोलॉजी यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, वही चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। उसी के स्थान पे पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई का प्रयोग यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक बड़े पैमाने पर, यानी बड़े पैमाने की अगर हम बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान समय में ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं बचा जिस कार्य क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग न किया जा सके। उसका प्रमुख कारण यह है कि इसकी जो भी फीचर्स हैं वह फीचर्स इतनी अपडेटेड है। इसमें जो आईसी लगा है, जो कार्य करने की क्षमता के लिए जो आईसी लगाई गई है, वह यूएलएसआई टेक्नोलॉजी की। भाषा के रूप में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ मल्टी लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। मल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो देखते हैं आप वर्तमान समय के कंप्यूटर में या मोबाइल पे कई सारे भाषाओं का प्रयोग किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी। आप लिखते हैं हिंदी में है, लिखा इंग्लिश में जाता है, लिखते हैं इंग्लिश में है, लिखा हिंदी में जाता है। तो कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग, और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर्स की कि यह जीयूआई का प्रयोग करता है। जीयूआई जिसका पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो यह होता क्या है, आजकल के जो आप कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड है कि आप जैसे वर्तमान समय में जीयूआई का प्रयोग करके आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, स्क्रीन शेयर के माध्यम से स्क्रीन के इमेज को, हमारी आपकी इमेज को, हमारी आपकी वीडियो को दूर बैठकर देख पा रहे हैं। तो यह सारी टेक्नोलॉजी ही कहलाती है आपकी जीयूआई। मतलब जो चीजें टेक्सचुअल थी उन्हीं चीजों को ग्राफिकल तरीके से दिखाया जाता है। तो पीढ़ियां समझ में आई सभी को एक बार? पांचों पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किसी को कोई डाउट चल रहा हो तो बोल सकता है, जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं। चलिए, तो आज का लास्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का एक पूरा चैप्टर ही है जो हम कल पढ़ेंगे। आज संक्षिप्त में एक परिचय जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है क्या क्या। कंप्यूटर्स देखने में आपको कई सारे अलग कंप्यूटर लगते हैं। आप लोग देखते हैं कि अपने घर पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो अभी आप कंप्यूटर करते हैं। लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वो अलग आप कंप्यूटर करते हैं, उसको भी कंप्यूटर बोलते होंगे।
मोबाइल यूज करते हैं हम, मोबाइल कंप्यूटर बोले कि ना बोले इसमें संदेह रहता है आपको। रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो कहीं किसी और प्रकार का कंप्यूटर देखने को मिलता है। अगर हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो 3 पार्ट में हुआ है। एक तो हो गया उसके आकार के आधार पे, आकार के आधार पे यानी साइज के आधार पे। एक हो गया कार्य के आधार पे, कार्य के आधार पे कहें तो मतलब किस प्रकार का वह कार्य कर रहा है। और तीसरा होता है उद्देश्य के आधार पे, यानी किस उद्देश्य, किस कार्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है, उस कंप्यूटर को किसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए आकार के आधार पे आपके कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, इसी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आता है आपका लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, सॉरी लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर। एक आता है पॉम टॉम, इसी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। और पाम टॉम कंप्यूटर के अंतर्गत आपका आता है एक एंड्रॉइड और एक टैबलेट। मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में थोड़े से बड़े होते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है मिनी कंप्यूटर की, माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा में। और माइक्रो मिनी की अपेक्षा में काफी कॉस्टली और काफी बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जैसे आप तो देखते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर रेलवे को कंट्रोल करने के लिए या यातायात नियमों को कंट्रोल करने के लिए लगे होते हैं। आप शहरों में जाते हैं तो देखते हैं हर चौराहे पर यातायात कंट्रोल के लिए एक लाइटिंग लगी हुई होती है, कभी ग्रीन लाइट, कभी येलो लाइट, कभी रेड लाइट। तो इनकी जो कंट्रोलिंग होती है या सारे कंट्रोलिंग करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। अगर हम आकार के आधार पे बात करें तो इनका प्रयोग वैज्ञानिक क्षेत्रों में, वैज्ञानिक खोज में, अनुसंधान में, अभी आप देखें कि पिछले समय में चंद्रयान 2 का जो मिसाइल परीक्षण हो रहा था, कई सारी मिसाइलों को कंट्रोल अप करने का काम होता है सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। कार्य के आधार पर कंप्यूटर अगर हम देखें तो पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर जैसे जो भी आप वर्तमान में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वर्तमान कंप्यूटर मतलब अगर हम बात करें जो भौतिक दाब, प्रेशर, टेम्परेचर, जैसे आप यूज करते होंगे थर्मामीटर बुखार नापने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नापने के लिए आप यूज करते हैं वोल्टमीटर, और प्रयोग करते हैं आप हवा की एक्यूरेसी नापने के लिए बैरोमीटर्स, दूध की एक्यूरेसी नापने के लिए अब यूज करते हैं लैक्टोमीटर्स। इस प्रकार के जो कंप्यूटर्स होते हैं यह भी एक प्रकार के कंप्यूटर्स हैं जो प्रेशर, टेम्परेचर आदि को मापते हैं। यह होते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स जो डिजिट्स में आपको दिखाते हैं, जैसे आप वर्तमान में जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स, जो आपके सामने लैपटॉप दिखाई देता है या लगभग आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। आप जो देखते होंगे डिजिटल घड़ी, जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो वहाँ जो बिलिंग दिखाई देती है आपको स्क्रीन पे कि कितने लीटर हुआ है, कितने लीटर रेट है, क्या रेट है इसकी, तो वह जो डिजिट्स में दिखाई देते हैं वह आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर्स। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स जिनके अंदर एनालॉग के गुण और डिजिटल दोनों के ही गुणधर्म अवेलेबल होते हैं, वह होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम बात कर ले उद्देश्य के आधार पे, तो उद्देश्य के आधार पे 2 कंप्यूटर होते हैं, एक जनरल पर्पज कंप्यूटर और एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, गेम खेलने के लिए, नॉर्मली जो काम करने के लिए यूज करते हैं दुकान पे, यह होता है आपका जनरल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स बड़े बड़े यातायात नियमों का पालन करने के लिए, यातायात को कंट्रोल करने के लिए, मिसाइलों को कंट्रोल करने के लिए, मौसम विभाग को कंट्रोल करने के लिए जो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है वह होता है आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर।
आज की क्लास में इतना ही। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। कल हम पूरा एक चैप्टर लेके चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जहां आपको एक एक कंप्यूटर का स्क्रीन भी दिखाई दिया जाएगा, एक एक कंप्यूटर का इमेज भी दिखाई देगा। एनालॉग कंप्यूटर क्या है उसका इमेज, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है उसके इमेज के साथ दिखाया जाएगा आपको। अभी तक की क्लास में, आज तक की क्लास में कंप्यूटर्स का एक संक्षिप्त जो परिचय होता है वो पूरा हुआ। कंप्यूटर है क्या, परिभाषा क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होते हैं, उत्पत्ति किस शब्द से हुई, कहाँ से हुई, कुछ पीढ़ियों के बारे में चर्चा हुई और क्लास आपका खत्म हुआ। जिन्हें भी आज के क्लास में जो भी डाउट हो वह बारी बारी से अपने क्वेश्चंस को करें। जिन छात्रों को जो भी कंफ्यूजन हो आज के क्लास में वह अपने क्वेश्चंस को करें। गरिमा सिंह, आज के क्लास में कोई कंफ्यूजन है आपको? कंप्यूटर के बारे में जो चीजें आज पढ़ाई गई उसमें कोई चीज पूछना है आपको? सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं? चलिए, आप लोग जो पुराने बच्चे जुड़े हैं, आशीष, इच्छा, औश्रेया, कोई कंफ्यूजन? गरिमा ने मैसेज किया हुआ है, चैट तो मेरे सामने आ नहीं रहा है। गरिमा क्या नहीं समझा है? ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन चिप का बना हुआ, आप लोग देखे होंगे ना कि विद्युत की चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चीजें होती हैं, एक ब्लैक कलर की छोटी छोटी चीजें होती हैं। और अगर आप लाइव रहे तो मैं आपको स्क्रीन इमेज के साथ दिखाता हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में। आप लोग के ऐप पर नोट्स डाला जा चुका है,